हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। एक युग पुरुष की जीवन गाथा महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, बल्कि विश्व के लिए सत्य, अहिंसा और मानवता के प्रतीक बन गए। उनका जीवन एक ऐसी प्रेरक कथा है जो सादगी, साहस और नैतिकता की मिसाल पेश करती है। 2 अक्टूबर 1862 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे गांधी जी ने अपने जीवन के 78 वर्षों में भारत को स्वतंत्रता दिलाने के साथ साथ सामाजिक सुधार, आर्थिक आत्मनिर्भरता और धार्मिक एकता जैसे क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। प्रारंभिक जीवन। पोरबंदर का बालक मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में एक मध्यम वर्गीय वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी, जिन्हें प्यार से कबा गांधी कहा जाता था, पोरबंदर रियासत के दीवान थे। करमचंद एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन में कई रियासतों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालीं। गांधी जी की माता पुतलीबाई एक गहरी धार्मिक और करुणामयी महिला थीं। वे वैष्णव धर्म की अनुयायी थीं और जैन धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित थीं। पुतलीबाई की धार्मिकता, व्रत, उपवास और सत्य के प्रति निष्ठा ने गांधी जी के चरित्र को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनके परिवार में 3 भाई, लक्ष्मीदास, करशनदास और मोहनदास, और एक बहन रलियातबेन थीं। पोरबंदर का तटीय शहर, जहां गांधी जी का जन्म हुआ, उस समय एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र था। गांधी जी का पैतृक घर, जिसे अब कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है, उनकी सादगी भरी शुरुआत का प्रतीक है। बचपन में गांधी जी शर्मीले और अंतर्मुखी थे। उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में वे स्वयं को एक औसत बालक के रूप में वर्णित करते हैं, जो पढ़ाई में सामान्य था, लेकिन सत्य और नैतिकता के प्रति संवेदनशील था। एक बार स्कूल में जब एक निरीक्षक ने वर्तनी की जांच के दौरान उन्हें गलत शब्द को ठीक करने का इशारा किया, तो गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यह छोटी सी घटना उनके सत्यनिष्ठ चरित्र की पहली झलक थी। गांधी जी के बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुईं जिन्होंने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया कि एक बार उन्होंने घर से पैसे चुराए, जिसके लिए उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखकर अपनी गलती स्वीकार की। करमचंद गांधी ने बिना क्रोध किए इस घटना को समझा और मोहनदास को क्षमा कर दिया। इस अनुभव ने गांधी जी को सत्य की शक्ति का एहसास कराया। बाल विवाह और पारिवारिक जीवन उस समय की प्रचलित परंपराओं के अनुसार 13 वर्ष की आयु में 1883 में मोहनदास का विवाह कस्तूरबा मकनजी के साथ हो गया। कस्तूरबा, जिन्हें बाद में कस्तूरबाई के नाम से जाना गया, पोरबंदर के एक व्यापारी परिवार की बेटी थीं। बाल विवाह के कारण दोनों के बीच शुरुआती रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया कि वे कस्तूरबा के प्रति अत्यधिक अधिकारवादी थे और कई बार उनके साथ कठोर व्यवहार किया। हालांकि समय के साथ कस्तूरबा ने गांधी जी के विचारों और संघर्षों को समझा और उनके जीवन की सबसे बड़ी सहयोगी बनी। कस्तूरबा एक अनपढ़ लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थीं। उन्होंने गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका और भारत में कई आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। गांधी जी और कस्तूरबा के 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी का अपने पुत्रों, विशेषकर हरिलाल के साथ रिश्ता जटिल रहा। हरिलाल ने अपने पिता के सिद्धांतों से अलग राह चुनी, जिसके कारण उनके बीच दूरी बढ़ गई। फिर भी गांधी जी ने अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाया और कस्तूरबा के साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में योगदान दिया। शिक्षा। राजकोट से लंदन तक गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में शुरू हुई और बाद में उनके पिता के राजकोट स्थानांतरित होने पर वहां जारी रही। वे एक औसत छात्र थे, जिन्हें गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों में कठिनाई होती थी। फिर भी उनकी ईमानदारी और अनुशासन ने शिक्षकों का ध्यान खींचा। 1877 में उन्होंने राजकोट से मैट्रिक की परीक्षा पास की और भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई उनके लिए चुनौतीपूर्ण रही और वे जल्द ही वहां से लौट आए। इस समय गांधी जी के परिवार ने निर्णय लिया कि उन्हें लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करनी चाहिए। यह निर्णय उनके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि उस समय विदेश जाना सामाजिक और धार्मिक रूप से जटिल था। उनकी माता पुतलीबाई को चिंता थी कि मोहनदास विदेशी संस्कृति में अपनी धार्मिक और नैतिक मान्यताओं को खो देंगे। गांधी जी ने अपनी माता को आश्वासन दिया कि वे मांस, शराब और अन्य प्रलोभनों से दूर रहेंगे।
उन्होंने जैन मुनि बेचरजी स्वामी के सामने 3 व्रत लिए मांसाहार न करना, शराब न पीना और परस्त्री गमन से बचना। 1868 में 19 वर्ष की आयु में गांधी जी लंदन के लिए रवाना हुए। यह यात्रा उनके जीवन का पहला बड़ा परिवर्तन थी। लंदन में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई शुरू की। वहां की पश्चिमी जीवन शैली, भोजन और सामाजिक व्यवहार उनके लिए नए थे। शुरुआत में गांधी जी ने पश्चिमी कपड़े और जीवन शैली को अपनाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी भारतीय जड़ों की गहराई का एहसास हुआ। लंदन में गांधी जी ने शाकाहार को न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि नैतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अपनाया। वे लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य बने और इसके माध्यम से कई प्रबुद्ध लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने भगवद गीता, बाइबल और जॉन रस्किन की पुस्तक एंड टू दिस लास्ट का अध्ययन किया। रस्किन की पुस्तक ने उनके सामाजिक और आर्थिक विचारों को गहराई दी, जिसका प्रभाव बाद में उनके स्वराज और ग्राम स्वराज के दर्शन में दिखाई दिया। लंदन में गांधी जी ने सादगी और अनुशासन का जीवन अपनाया। वे अपने खर्चों को कम करने के लिए पैदल कॉलेज जाते थे और सस्ते रेस्तरां में भोजन करते थे। 1891 में उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की और भारत लौट आए, लेकिन भारत में उनकी वकालत ज्यादा सफल नहीं रही। मुंबई और राजकोट में उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन उनकी शर्मीली प्रकृति और सत्यनिष्ठा ने उन्हें व्यावसायिक सफलता से दूर रखा। एक बार मुंबई में एक मुकदमे के दौरान वे घबराहट के कारण बोल नहीं पाए और निराश होकर लौट आए। दक्षिण अफ्रीका। सत्याग्रह का जन्म 1843 में गांधी जी के जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया, जब उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए जाना पड़ा। यह यात्रा उनके लिए केवल एक कानूनी काम नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का सबसे परिवर्तनकारी अध्याय साबित हुई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को नस्ल भेद और अन्याय का कड़वा अनुभव हुआ, जिसने उनके भीतर एक सामाजिक योद्धा को जागृत किया। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद गांधी जी को नस्ल भेद का पहला कटु अनुभव हुआ। प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा के दौरान उन्हें प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वह एक गैर श्वेत व्यक्ति थे। इस अपमान ने गांधी जी को गहरे तक प्रभावित किया। उन्होंने रात भर पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ठंड में बिताई और सोचा कि क्या उन्हें भारत लौट जाना चाहिए या इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। उन्होंने लड़ने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय, जिनमें ज्यादातर मजदूर और व्यापारी थे, को भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था, उन्हें विशेष कर चुकाने पड़ते थे और उनकी गतिविधियों पर कई प्रतिबंध थे। गांधी जी ने भारतीय समुदाय को संगठित करने का बीड़ा उठाया। 1859 में उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जो भारतीयों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था बनी। इस दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह का विचार विकसित किया। सत्याग्रह का अर्थ था सत्य के लिए आग्रह करना और अहिंसा के माध्यम से अन्याय का विरोध करना। यह विचार उनके धार्मिक और नैतिक अध्ययन, विशेषकर भगवद गीता, जैन धर्म और लियो टॉल्स्टॉय के लेखन से प्रेरित था। 1906 में जब दक्षिण अफ्रीकन सरकार ने भारतीयों को अनिवार्य पंजीकरण कराने का कानून बनाया, गांधी जी ने इसके खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। उन्होंने भारतीय समुदाय से आह्वान किया कि वे इस कानून का पालन न करें और जेल जाने को तैयार रहें। इस आंदोलन में हजारों भारतीयों ने हिस्सा लिया। गांधी जी स्वयं कई बार जेल गए। सत्याग्रहियों ने शांतिपूर्ण तरीके से कानून का उल्लंघन किया और दमन का सामना किया। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा और उनके सहयोगियों ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सत्याग्रह की शक्ति ने न केवल भारतीय समुदाय को एकजुट किया, बल्कि विश्व का ध्यान दक्षिण अफ्रीका के नस्ल भेदी शासन की ओर खींचा। 1913 में गांधी जी ने एक और बड़ा सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें कोयला खदानों के भारतीय मजदूरों ने हिस्सा लिया। इस आंदोलन में गांधी जी ने हजारों मजदूरों के साथ ट्रांसवाल से नैताल तक एक विशाल मार्च का नेतृत्व किया। इस मार्च ने ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया। अंततः 1914 में दक्षिण अफ्रीकन सरकार को भारतीयों के साथ समझौता करना पड़ा। कई भेदभावपूर्ण कानूनों को वापस लिया गया और भारतीयों को कुछ राहत मिली। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 2 महत्वपूर्ण सामुदायिक केंद्रों, फिनिक्स सेटलमेंट 1904 और टॉल्स्टॉय फार्म 1910 की स्थापना की। ये केंद्र आत्मनिर्भरता, सामुदायिक जीवन और सादगी के प्रयोगशाला थे। यहाँ गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ खेती, शिक्षा और सामाजिक सुधार के कार्य किए। इन अनुभवों ने उनके दर्शन को और परिष्कृत किया।
1915 में 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद गांधी जी भारत लौट आए। इस समय तक वे एक साधारण वकील से एक ऐसे नेता में बदल चुके थे जिनके पास अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक अनूठा और प्रभावी तरीका था। दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभवों ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार किया। भारत में स्वतंत्रता संग्राम एक नए युग का सूत्रपात 1915 में भारत लौटने पर गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दी। गोखले, जो उस समय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे, ने गांधी जी को सुझाव दिया कि वे पहले भारत की स्थिति को समझने के लिए देश भर में यात्रा करें। गांधी जी ने गोखले की सलाह मानी और रेलगाड़ी के तृतीय श्रेणी डिब्बों में यात्रा करते हुए भारत के गांवों, शहरों और लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने भारत की गरीबी, शोषण और सामाजिक समस्याओं को गहराई से समझा। गांधी जी ने भारत में अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने पश्चिमी वेशभूषा को त्याग कर खादी की धोती और चादर अपनाई। वे सादगी और स्वदेशी के प्रतीक बन गए। 1915 में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रयोगों का केंद्र बना। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ आत्मनिर्भरता, खादी उत्पादन और सामाजिक सुधार के कार्य शुरू किए। चंपारण सत्याग्रह 1917। पहली जीत गांधी जी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन बिहार के चंपारण में हुआ। चंपारण के नील किसान ब्रिटिश बागान मालिकों के शोषण का शिकार थे। उन्हें तिनकठिया प्रथा के तहत अपनी जमीन का एक हिस्सा नील की खेती के लिए देना पड़ता था और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था। स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। चंपारण में गांधी जी ने किसानों की समस्याओं का गहन अध्ययन किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों के बयान दर्ज किए और उनकी शिकायतों को ब्रिटिश प्रशासन तक पहुंचाया। ब्रिटिश अधिकारियों ने गांधी जी को क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने सविनय अवज्ञा करते हुए आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही हजारों किसान उनके समर्थन में उमड़ पड़े। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और एक जांच समिति गठित की गई, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर तिनकठिया प्रथा समाप्त कर दी गई और किसानों को कई राहतें दी गईं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की पहली बड़ी जीत थी। इसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता के रूप में स्थापित किया और सत्याग्रह को भारत में एक प्रभावी हथियार के रूप में मान्यता दिलाई। खेड़ा सत्याग्रह 1918। किसानों की आवाज 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। बावजूद इसके ब्रिटिश सरकार ने उनसे भूमि कर वसूलने की मांग की। गांधी जी ने खेड़ा के किसानों का नेतृत्व किया और कर माफी के लिए सत्याग्रह शुरू किया। इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल, जो बाद में स्वर्णाम जीतने वाले, और अन्य स्थानीय नेताओं ने उनका साथ दिया। गांधी जी ने किसानों को प्रोत्साहित किया कि वे कर न दें और शांतिपूर्ण विरोध करें। इस आंदोलन ने स्थानीय समुदाय को एकजुट किया और सरकार पर दबाव बनाया। अंततः सरकार ने गरीब किसानों का कर माफ कर दिया। खेड़ा सत्याग्रह ने गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति को और मजबूत किया और उन्हें गुजरात में एक लोकप्रिय नेता बनाया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। स्वराज की ओर पहला कदम 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। इस अन्यायपूर्ण कानून के विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, जिसमें सैकड़ों निहत्थे भारतीय मारे गए, ने गांधी जी को और दृढ़ किया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट संघर्ष आवश्यक है। महात्मा गांधी का जीवन असहयोग आंदोलन के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचा। असहयोग आंदोलन, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध था, ने गांधी जी को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि चौरी चौरा की हिंसक घटना 1922 के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि यह उनकी अहिंसा की विचारधारा के खिलाफ था। इसके बाद उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और आंदोलन हुए, जो स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा प्रदान करते रहे। आंदोलन के बाद गांधी जी को 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्होंने अदालत में अपने विचार खुले तौर पर व्यक्त किए और 6 साल की सजा स्वीकार की। हालांकि 1924 में स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया, जिससे स्वदेशी भावना को बल मिला और ग्रामीण भारत को
आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाया और सामाजिक सुधारों पर जोर दिया। 1923 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा शुरू की, जो उनके जीवन का एक ऐतिहासिक अध्याय बना। ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ यह अहिंसक विरोध था, जिसमें उन्होंने 240 मील की यात्रा कर समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इस आंदोलन ने पूरे देश को एकजुट किया और विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम को और गति दी। 1933 में गांधी जी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की मांग उठाई। हालांकि सम्मेलन ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन गांधी जी की अहिंसक दृष्टिकोण ने विश्व समुदाय को प्रभावित किया। भारत लौटने के बाद 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट के माध्यम से दलितों के लिए राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित किए, जिससे डॉ.बी.आर. अंबेडकर के साथ समझौता हुआ। 1935 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जो स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा जन आंदोलन बना। करो या मरो का नारा देकर उन्होंने देशवासियों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। इस दौरान उन्हें और कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आंदोलन ने स्वतंत्रता की मांग को और मजबूत किया। गांधी जी का जीवन अहिंसा, सत्य और स्वराज के सिद्धांतों पर आधारित रहा। उन्होंने सामाजिक बुराइयों जैसे अस्पृश्यता और सांप्रदायिकता के खिलाफ भी संघर्ष किया। 1988 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन बंटवारे की त्रासदी ने उन्हें गहरा दुख दिया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। गांधी जी का जीवन न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बना।